हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक। ठीक है, आपकी जो बायोलॉजी में चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक आपके बोर्ड एग्जाम में जो बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट सारे बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी बच्चे अभी वो नहीं आए हैं वो भी जुड़ जाए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन पे आपको 3 सेकेंड का टाइम दूंगी, है ना। 3 सेकेंड के अंदर में आपको फटाफट आंसर को बताने। मान लो अगर आपको नहीं भी आते हैं, आप सही आंसर नहीं भी बता पाते हो तो गलत ही बताओ, लेकिन कोशिश करके बताओ। ठीक है, ओके, क्लियर है? ठीक है, तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों का ऐसा विलक्षण नहीं है जिसके आधार पर उनकी परिभाषा दी जाती है ना। हम कहते हैं सजीव का एक लक्षण होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक अभिलक्षण नहीं है जिसके आधार पर हम उनकी परिभाषा, सजीव की परिभाषा दी जाती है। वृद्धि नहीं है, ध्वनि उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है, जनन नहीं है, या वायु उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें से क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों का ऐसा विलक्षण नहीं है जिसके आधार पर उसकी परिभाषा दी जाती है। हम जब एक सजीव का, है ना, सजीव का जब हम एक परिभाषा देते हैं तो उनकी कौन सा इसमें एक आधार नहीं है, वृद्धि नहीं है, या ध्वनि उत्पन्न करने वाले की सामर्थ्य नहीं है, या जनन नहीं है, या वायु उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना नहीं है। बताइए फटाफट राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा कि ध्वनि उत्पन्न करने। ठीक है, क्या होगा? ध्वनि उत्पन्न करने। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करने की सामर्थ्य जो होती है वो जनन की जो परिभाषा देने का विलक्षण नहीं होता है। जब हम एक जीव की, एक सजीव की परिभाषा देते हैं, हम उनमें क्या बोलते हैं कि उसमें जनन होता है ना, वृद्धि होती है, और वायु उद्दीपन यानी जो बाहरी उद्दीपन है, जो बाहरी क्रियाएं हैं उनके प्रति अनुक्रिया होती है ना, हम क्रिया को करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट होगा। ठीक है, अगला, जीवधारियों को सर्वप्रथम पादप तथा जंतुओं में कितने विभाजित किया? किसने विभाजित किया? ठीक है, किसने विभाजित किया यहाँ पे? तो जीवधारियों को सर्वप्रथम पादप तथा जंतुओं में किसने विभाजित किया था, है ना। पहले जो एक जीव विज्ञान थी, तो जीव विज्ञान में पहले डिवाइड नहीं किया गया था, पहले सबसे पहले जीव विज्ञान की खोज की गई थी, है ना, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन है? हम कहते हैं अरिस्टोटल, है ना, अरस्तु को कहते हैं। तो जो जीवधारियों को सर्वप्रथम पादप को अलग श्रेणी में रख दिया गया, जंतु को अलग श्रेणी में रख दिया गया। क्यों रखा गया? ताकि इसकी पहचान करना बहुत आसान हो सके, है ना, जीवधारियों को पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर पादप वर्ग होगा तो उसके सारे लक्षण को समझेंगे, जंतु वर्ग होगा तो उसके सारे लक्षण को समझेंगे हम। तो जीवधारियों को सर्वप्रथम पादप तथा जंतुओं में किसने विभाजित किया था? अरस्तु ने, लिनियस ने, चरक ने, या जॉन रे ने? बताइए किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा, यानी कि अरस्तु, जिसको हम कहते हैं अरिस्टोटल। क्या बोलते हैं? अरिस्टोटल, है ना। ये जो अरिस्टोटल है ये फादर ऑफ बायोलॉजी है, फादर ऑफ जूलॉजी है। इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने ही जीवधारियों को, पादप को और जंतु में अलग क्या कर दिया? रख दिया, डिवाइड किया। ओके, अगला क्वेश्चन, द्विव नामकरण पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था? द्विव नाम पद्धति, द्विव नाम पद्धति का मतलब समझते हो ना, ऐसे नाम पद्धति यानी किसी भी एक जीव का जिसका दो नाम हो, यानी कि एक वंश को डिनोट करता है और एक जाति को डिनोट करता है। तो द्विव नाम, जो द्विव नामकरण पद्धति है उसको किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले, या उसका जो प्रतिपादन किया गया था या उसका खोज किया गया था, कौन किया था? लिनियस ने, जॉन रे ने, बेंथम एवं हुकर ने, या जॉन हचिंसन ने? बताइए, या कैरोलस लिनियस ने? किसने किया था? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, बी या सी क्या होगा? फटाफट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? ये द्विव नामकरण पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था? जॉन रे ने, कैरोलस लिनियस ने, बेंथम एवं हुकर ने, या जॉन हचिंसन ने?
तो बेटा यहाँ पे थर्ड थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा कि कैलोरस लीनियस ही है जिन्होंने प्रत्येक जीवधारी का, वो चाहे प्लांट हो चाहे जंतु हो, उसका वैज्ञानिक नाम दिया और इस देव नामकरण में उन्होंने एक वंश दिया था और एक दूसरा क्या दिया है, जाति दिया है। तो जब भी हम इसको वंश को लिखते हैं हमेशा कैपिटल लेटर में और जब भी जाति को लिखते हैं स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। अगला, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक को लिखा था, ये जो एक सिस्टेमा नेचुरी नामक एक पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने लिखा था, जी सिम्पसन ने, अरस्तु ने या कैलोरस लीनियस ने या इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन लिखा था। सिस्टेमा नेचुरी नामक जो बुक है उसको किस वैज्ञानिक ने लिखा था, जी सिम्पसन ने, अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल ने, कैरोलस लीनियस ने या इनमें से कोई नहीं लिखे। तो चौथा का राइट आंसर क्या होगा, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, कि जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वेरी गुड, कि कैलोरस लीनियस ही है जो सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक को लिखा है, ठीक है। तो जहां पे भी आपसे पूछा जाए कि सिस्टेमा नेचुरी नामक जो पुस्तक लिखी गई है, जो बुक लिखा गया है, उसको कौन लिखा है, आप बताओगे कैलोरस लीनियस, कैरोलस लीनियस लिखे हैं, ठीक है। या कैरोलस लीनियस किस बुक को लिखे हैं, आप बताओगे सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक को कैरोलस लीनियस लिखी है, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट, सी, जितने भी बच्चे का सी है करेक्ट। अब अपने आप को अनुमान लगाते चलना है कि अब आप चैप्टर पूरा खत्म हो गया और आपने क्या पढ़ा है ना, ये आप सभी बच्चे पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं कि एक एक टॉपिक आपको नहीं बताई गई हो, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा वैज्ञानिक है जो जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है, यानी कि जब जंतुओं का वर्गीकरण किया गया था, है ना, जो जंतु का क्या किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था, तो इससे संबंधित कौन सा वैज्ञानिक है जिनमें इसका कोई भी योगदान नहीं है, इनका कोई हाथ ही नहीं है, स्टोरर एवं यूसिंजर ने, विटेकर ने, लीनियस ने या वाटसन एवं क्रिक ने, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, स्टोरर एवं यूसिंजर नहीं है, विटेकर नहीं है, लीनियस नहीं है या वाटसन एवं क्रिक नहीं है, कौन नहीं है। तो यहाँ पे बेटा जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर डी यानी कि वाटसन एवं क्रिक, ये जो वाटसन एवं क्रिक नामक जो वैज्ञानिक है, ये वाटसन अलग है, क्रिक अलग है, इन्होंने क्या दिया है, डीएनए का, ठीक है, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है इन्होंने दिया है, बाकी लीनियस, विटेकर और जो स्टोरर यूसिंजर हैं, ये हमारी जब वैज्ञानिक यानी जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित है, यानी कि जब क्लासिफिकेशन किया गया था एनिमल्स का तो उससे संबंधित है। ये हमारा जो आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए है, इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया है वो किसने दिया है, वाटसन एवं क्रिक ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। अगला, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, 5 जगत जो वर्गीकरण प्रणाली है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु, इसलिए वर्गीकरण किया गया था कि जितने भी सूक्ष्म जीव उसको अलग में, जितने भी फंजाई उसको अलग में, जितने भी क्या है सवाल है उसको अलग में। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये किसने प्रस्तुत किया है, लीनियस ने, विटेकर ने, एंगलर एवं प्रांटल ने या हैक्सले ने, बताओ किसने किया है। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है, या जीवधारियों को समस्त 5 वर्गों में, 5 जगतों में किसने डिवाइड कर दिया। पहले तो एक प्राणी जगत बना दिया गया, एक जंतु जगत बना दिया गया, फिर उसके बाद क्या किया गया, मोनेरा अलग बना दिया गया, है ना, प्रोटिस्टा को अलग बना दिया गया, फंजाई को अलग बना दिया गया, पादप को अलग बना दिया गया और जंतु को अलग बना दिया गया। तो हम पादप में भी पढ़ते 5, है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। जंतु में हम 10 फाइलम को पढ़ते हैं। तो ये जो पहले 5 जगत प्रणाली बनाई गई थी इसको कौन बांटा था, ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन नंबर 6वें का तो बेटा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा कि जो विटेकर है यानी कि आर्यस विटेकर जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या किया था, समस्त जीवधारियों को, है ना, जितने भी पादप थे, जितने भी जंतु थे, उनके कार्य के आधार पे, उनकी संरचना के आधार पे, उनके गुण के आधार पे, उनकी उत्पत्ति के आधार पे अलग अलग 5 जगत में डिवाइड कर दिया। अगर मानो हम एक जगत का
या एक जीव के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत जितने भी उसके अंतर्गत जीव आएंगे हम उनके सारे कैरेक्टर को आसानी से समझ पाएंगे। नहीं तो इतनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं, इतनी ज्यादा वेरिएशन है कि हमें पढ़ने में या हमें समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, तो ये कौन किया था? व्हिटेकर ने किया था। ओके, अगला, मोनेरा जगत का सदस्य है, बैक्टीरिया है, अमीबा है, हाइड्रा है, केचुआ है। बताइए मोनेरा जगत का सदस्य बेटा इसमें से कौन सा है? बैक्टीरिया है मोनेरा जगत का, अमीबा है या हाइड्रा है या केचुआ है? मोनेरा जगत का सदस्य कौन सा है? बैक्टीरिया है, अमीबा है, हाइड्रा है, केचुआ है? बिल्कुल इजी सा है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये मोनेरा जगत का सदस्य है, यानी कि मोनेरा जगत के अंतर्गत रखेंगे। यानी कि बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे हमारे मोनेरा जगत के सदस्य हैं। अमीबा हमारा प्रोटोजोआ हो जाता है ना। हाइड्रा हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है? प्रोटोजोन्स में ही आ जाता है ना, सनट्रेटा। और केचुआ जो हमारा एलिड्स हो जाता है। तो ये होते, तो मोनेरा जगत का सदस्य कौन सा है? तो बैक्टीरिया हमारा किसके कौन से जगत का सदस्य है? मोनेरा जगत का। अगला, वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? वास्तविक केंद्रक, एक होता है ना ट्रू न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस का अभाव होता है। तो वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? हरे शैवाल में, ट्रिपैनोसोमा में, जीवाणु में एंड अमीबा में। फटाफट बताइए जल्दी जल्दी। वास्तविक केंद्र, क्या हम ये कह सकते हैं कि विकसित न्यूक्लियस जो होता है वो किसमें नहीं पाए जाते हैं? हरे शैवाल यानी कि जो ग्रीन एल्गी है, या ट्रिपैनोसोमा में, या जीवाणु में, या एंटमीबा में। क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर क्या होगा? देखो कोशिश करते रहने हैं, बात नहीं करनी है। जो बीच बीच में आप लोगों की बातें हो रही है ना, वो बातें नहीं करनी है आपने। बहुत ज्यादा टाइम नहीं, थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो ये क्वेश्चन पे 30 सेकंड है, फटाफट आंसर बताओ। नहीं आ रहा है गलत बताओ, लेकिन कोशिश करो, ठीक है। तो बताओ वास्तविक केंद्र किसमें नहीं पाया जाता है? हरे शैवाल, ट्रिपैनोसोमा, जीवाणु में या एंटमीबा में। तो बच्चा जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैक्टीरिया सही है कि जो जीवाणु होता है उसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है ना। यानी कि वास्तविक केंद्र का मतलब होता है बेटा इसका जो डीएनए होगा, है ना, इसका ये जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका नहीं होता, यानी कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे सी होगा। अगला, सभी शैवालों में पाई जाती है पर्णहरिम ए एवं बी, पर्णहरिम ए एवं कैरोटीन्स, पर्णहरिम ए एवं कैरोटीन्स, ठीक है, या फाइकोबेलिन्स एवं कैरोटीन्स। तो बताइए जितनी भी सभी हरे शैवाल, जितने भी ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? जितने भी ग्रीन एल्गी हैं पृथ्वी पे या वाटर में, है ना, धरती पे जितने भी ग्रीन एल्गी हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? पर्णहरिम ए एवं बी पाए जाते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल ए एवं बी, क्लोरोफिल ए एवं कैरोटीन्स या फाइकोबेलिन्स एवं कैरोटीन्स। बताइए क्या पाए जाते हैं जितने भी ग्रीन एल्गी हैं? बताइए। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि पर्णहरिम ए एवं कैरोटीन्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों मैचिंग है, तो यहाँ पे ये वाला सही होगा, ठीक है। ये कि पर्णहरिम ए एवं कैरोटीन्स जो होते हैं वो सभी शैवालों में पाए जाते हैं, यानी कि जितने भी शैवाल होंगे, है ना, वो चाहे आपके ग्रीन हो, चाहे आपके रेड हो, चाहे आपके हरे नीली हो, चाहे पीली हरी, जितने भी आपके ब्राउन हो, लेकिन उन सभी में क्लोरोफिल ए और कैरोटीन जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। बाकी कुछ प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन ये दोनों प्रेजेंट होते हैं जितने भी आपके एल्गी होंगे, रेड एल्गी, ब्लू एल्गी, येलो एल्गी, है ना, ये जितनी भी एल्गियां होती हैं। अगला, वर्ग क्लोरोफाइसी का मुख्य संचित खाद्य पदार्थ होता है। वर्ग क्लोरोफाइसी, है ना, ये क्लोरोफाइसी क्या है बेटा? शैवाल का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं ना, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, माइक्रोफाइसी, रोडोफाइसी। तो जो हमारा क्लास क्लोरोफाइसी है, तो क्लोरोफाइसी का मुख्य संचित खाद्य पदार्थ क्या है? यानी कि क्लोरोफाइसी के अंतर्गत जितनी भी शैवाल हैं, जितनी भी एल्गी हैं, उनमें जो मुख्य संचित खाद्य पदार्थ होता है वो कैसा होता है? कोई बताएगा? फटाफट बताइए, बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? वसा, मंड, ग्लाइकोजन या वाल्यूटीन?
जितने भी वर्ग यानी कि एल्गी जो क्लोरोफाइसी वर्ग की जितनी भी एल्गी आती है वो अपने मुख्य संचित खाद्य पदार्थ क्या है? तो यहाँ पे 10वीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंड के रूप में। देखो बेटा जितने भी प्लांट्स होते हैं वो भोजन को मंड के रूप में और जंतु ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। पादप जो होंगे वो मंड के रूप में और जो जंतु होते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा कि मंड के रूप में। नेक्स्ट, यूरोथ्रिक्स में हरित लवक का आकार होता है। देखो जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं तो क्लोरोप्लास्ट का आकार भी अलग होता है ना। किसी में सर्पिलाकार होता है, तो किसी किसी में मेखला के आकार का होगा, तो किसी किसी में तारे का आकार का होता है, किसी किसी में कप, कप देखे ना जब प्याली चाय पीने वाली, तो कप के आकार का होता है। तो यूरोथ्रिक्स जो होता है, तो यूरोथ्रिक्स में जो हरित लवक को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट का आकार होता है, कैसा आकार होता है बताइए? मेखला के आकार का, कप के आकार का, सर्पिलाकार के आकार का या तारे के आकार का? किस आकार के होते हैं यूरोथ्रिक्स? यूरोथ्रिक्स एक एल्गी है, इतना ध्यान दे लेना। जो यूरोथ्रिक्स है एक एल्गी है। तो इस एल्गी में क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि बेटा क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, किसी जंतु में नहीं पाए जाएंगे, है ना। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, फंजाई अपना भोजन नहीं बनाएगी। तो ये आपका यूरोथ्रिक्स एल्गी है। तो यूरोथ्रिक्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कैसा आकार होगा? तो ऑप्शन नंबर 11 का जितने भी बच्चों का ये आंसर आ रहा है, वेरी गुड, कि मेखला के आकार के होता है, ठीक है। जो यूरोथ्रिक्स में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो कैसा होगा? मेखला के आकार का, ठीक है। अगला, टेडोफाइट्स भी कहलाता है, बताइए टेडोफाइट्स क्या कहलाता है? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, स्फेनोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स या एंजियोस्पर्म्स? टेरिडोफाइट्स भी कहलाता है, क्या कहलाता है? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहलाता है, फेनरोगैम्स कहलाता है या क्रिप्टोगैम्स कहलाता है या एंजियोस्पर्म कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए बेटा? टेरिडोफाइट्स भी कहलाते हैं। ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फटाफट राइट आंसर दो, कोशिश करते रहना है, गलत ही बताना है लेकिन बताना है, ठीक है। गलत ही बताओ लेकिन बताओ। तो टेरिडोफाइट्स भी कहलाते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, फेनरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स या एंजियोस्पर्म? बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वैस्कुलर का मतलब होता है बेटा जिसमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट हो। वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम, यही हमारे क्या है? वैस्कुलर बंडल होते हैं। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स में ये वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए टेरिडोफाइट्स वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं, है ना। अगला, स्पंजों में टोटीपोटेंट कोशिकाएं होती है। स्पंज, स्पंज समझते हैं ना, जितने भी सिलेंटेट संघ के जितने भी जंतु सारे क्या स्पंज है ना। सिलेंटेटा संघ के अंतर्गत जितने भी जंतु आते हैं सारे जंतु कैसे? स्पंज होते हैं। तो स्पंजों में टोटीपोटेंट कोशिकाएं होती हैं, बताइए कैसी होती है? थीसोसाइट्स होती है या ट्रोफोसाइट्रस होता है या आर्कियोसाइट्रस होता है ना, या कोइनोसाइटस होता है? बताइए क्या होता है? स्पंजों में टोटीपोटेंसी कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं स्पंजों के अंदर? बताइए बेटा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कौन सा यहाँ पे सही होगा? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कि जितने भी स्पंज होते हैं, यानी स्पंज का मतलब होगा बेटा कि अगर मान लो ये कोई स्पंज है ना, ये जो स्पंज होंगे जिसे साइकान देखते हो, जो साइकान होता है ये कैसे होते हैं? स्पंज होते हैं, है ना। क्या होते हैं? स्पंज होते हैं। क्योंकि इनमें जो इनकी ये बॉडी होती है, यहाँ पे इनमें ऑस्कुलम पाए जाते हैं और ऑस्कुलम के साथ साथ इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है? छिद्रित होती है। पूरे बॉडी में, इनकी पूरे बॉडी में क्या पाए जाते हैं? पोर पाए जाते हैं। इसी पोर के द्वारा ये जल को अपने अंदर भरते हैं, ठीक है। इस छिद्र के द्वारा जल को अपने अंदर भरते हैं और इस ऑस्कुलम के द्वारा जल को बाहर निकाल देते हैं। तो ये जितनी भी स्पंज होते हैं ये सिलेंटेड, यानी कि पूरी बॉडी इनकी छिद्र युक्त होती है। तो बताइए 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जितनी भी स्पंजों में टोटीपोटेंसी कोशिकाएं होती है उनको हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। क्या कहते हैं?
जितने भी स्पंज में टोटिपोटेंट जो सेल्स पाई जाएंगी उसको हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कियोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, कि आर्कियोसाइट्स कहलाते हैं, यानी कि राइट होगा। ठीक है, अगला, निमेटोब्लास्ट पाए जाते हैं, निमेटोब्लास्ट पाए जाते हैं हाइड्रा में, स्पंज में, केचुआ में या निमेटोड्स में? बताइए, जो निमेटोब्लास्ट होता है ये किस में पाया जाता है? हाइड्रा। बेटा ये जंतु जगत की बात हो रही है, ध्यान देना, ये भी आपने पढ़ा, ये जंतु जगत आ गया आपका, है ना, ये भी आप देख रहे हो, ये जंतु जगत, यानी कि जितने भी आपके क्या है जंतु जगत, कॉर्डेटा है ना, सिरेंटेटा, पोरीफेरा, स्केल, हेलमिंथीज, एलिनेटा, ये जितने भी आपके जंतु जगत के संघ है, तो निमेटोब्लास्ट पाए जाते हैं हाइड्रा में, स्पंज में, केचुओं में या निमेटोटोड्स में? किस में पाए जाते हैं? 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये, यानी कि हाइड्रा में। किसमें? ये जो हाइड्रा है, ठीक है, ये जो हाइड्रा है, ठीक है, ये जो क्या है, जो हाइड्रा है, तो इनमें क्या पाए जाते हैं? निमेटोब्लास्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? निमेटोब्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला, टीनिया सोलियम में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम क्या, जिसको हम कहते हैं फीता क्रीमी आकार का होता है ना, फीते, ये प्लेटेहेलमिन्थेस संघ का जंतु हो जाता है। जितने भी आपके फीते, क्या फीते जैसी संरचना है ना, रस्सी नुमा या धागी नुमा संरचना वाले जीव जो पाए जाते हैं वो सब आपके फीता कृमि यानी कि प्लेटेहेलमिन्थेस यानी कि चपटे प्राणी। तो टीनिया सोलियम में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वृक्क के द्वारा, ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा या मैल्पिघियन नलिकाओं के द्वारा? बताइए, उत्सर्जन ये किसके द्वारा करते हैं जितने भी टीनिया सोलियम होते हैं? बताइए फटाफट सारे बच्चे आंसर बताओ। ये बिल्कुल इजी सा है, पूरे जितने भी आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं सारे आप पढ़ चुके हो, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको नया दिख रहा हो। तो टीनिया सोलियम में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वृक्क के द्वारा, यानी कि जो किडनी होगी, है ना, या ग्रीन ग्रंथिया के द्वारा, या ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा, या मैल्पिघियन के नलिकाएं के द्वारा? बताइए। तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, टीनिया सोलियम में ज्वाला सेल्स पाई जाती है, क्योंकि जितने भी अलग अलग जीव होते हैं उनमें जो उत्सर्जन की क्रियाएं होती है वो अलग अलग पाई जाती है। तो टीनिया सोलियम में जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा होगा? ज्वाला कोशिकाओं। अगर हम मानव की बात करते हैं तो मानव में वृक्क के द्वारा होता है ना। तिलचट्टे की बात हम देखते हैं तो मैल्पिघियन नलिकाओं के द्वारा। तो जितने भी अलग अलग जीव होते हैं उनमें उत्सर्जन के अलग अलग ऑर्गन होते हैं। तो टीनिया सोलियम में जो उत्सर्जन होता है वो ज्वाला सेल्स पाई जाती है, उसी ज्वाला सेल्स के द्वारा ये अपने उत्सर्जन की क्रिया को करते हैं। ठीक है, अगला, तिलचट्टे की देह गुहा होती है सिलोम की, हिमोसिल की, स्यूडोसिल की या सिलेंट्रान की? देखो हर एक जीव है, कोई भी जीव है उसका एक देह गुहा होता है ना, बॉडी जो कैविटी होती है। तो ये तिलचट्टी की जो देह गुहा होती है वो सिलोम की होती है, हीमोसील की होती है, स्यूडोसील की होती है या सिलेंट्रान की होती है? बताइए किसकी होती है? बताइए किसकी होती है? तिलचट्टे की जो देह गुहा होगी, तिलचट्टा बेटा हमेशा याद रखना ये खंडयुक्त जीव है ना, ये क्या है? एक आर्थ्रोपोड्स के संघ के जंतु होते हैं। और तिलचट्टा में बेटा बहुत दो चीजें होती है, यानी कि इसको हम तिलचट्टा को कहते हैं रात्रिचर प्राणी, है ना, यानी कि हमें कब दिखेंगे? रात के टाइम में दिखते हैं ज्यादा। हमें कब दिखते हैं? रात का टाइम जब आता है तो रात के टाइम में हमें बहुत ज्यादा दिखते हैं, दिन के टाइम में हमें बहुत नहीं दिखते, यानी कि अंधेरी जगहों में पाए जाते हैं। और इनके अंदर चलने की, है ना, बहुत तेज भागने की, दौड़ने की कैपेसिटी होती है, साथ साथ उड़ने की भी कैपेसिटी होती है। यानी कि आप कभी कभी देखते हैं कि जैसे आपने रूम बंद किया है, लाइट रूम की बंद है, रात के टाइम में आपने अचानक रूम की लाइट को जलाया, तो जो तिलचट्टा होते हैं बहुत तेजी से भागते हैं, है ना, आपने देखा ही वो भाग गए। और कभी कभी वो अपने शत्रुओं से बचने के लिए उनमें पंख भी पाए जाते हैं, तो उनसे वो उड़ने के भी कार्य करते हैं, तो वो चल भी सकते हैं, तेज भाग भी सकते हैं और वो उड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो तिलचट्टे की देह गुहा होती है, बताइए तिलचट्टे की जो दो देह गुहा होती है किसकी होती है? 16 का आंसर बताओ, कोशिश करो, कोशिश करोगे बिल्कुल सही बताओगे, लेकिन कोशिश करोगे तब, क्योंकि कुछ भी टफ नहीं है, कोशिश करोगे सब होगा।
ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? पढ़ चुके हो तिलचट्टा के, कॉकरेज के बारे में पढ़ चुके हो, है ना? तो बताओ 16 का क्या होगा? तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा कि जो तिलचट्टे की जो देह गुहा होती है हीमोसील की बनी होती है। किसकी? हीमोसील की बनी होती है। किसी किसी में सिलोम की बनी होती है, किसी किसी में सीडोसिल्स की बनी होती है, किसी में सिलेंट्रानी होती है, तो यहाँ पे हीमोसील की बनी होती है। ठीक है, अगला पुष्प क्रम में जहां पुष्प अग्राभिसारी क्रम में पार्श्व रूप से लगे होते हैं उसमें सबसे तरुण पुष्पिकलिका की स्थिति होगी। यानी मान लो कोई पुष्प, देखो पुष्प क्रम क्या होते हैं? जहां पे बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं, है ना? पुष्पों का एक क्रम लगने की या पुष्प का एक क्रम में व्यवस्थित होने की जो क्रिया होती है वो पुष्प क्रम कहलाते हैं, है ना? हम देखते हैं ना कोई कोई ऐसा फ्लावर होता है जिसमें पुष्प बहुत ज्यादा पुष्प क्रम में लगे होते हैं। तो पुष्प क्रम में जहां पुष्प अग्रभिसारी क्रम में पार्श्व रूप से लगे हैं और उसमें सबसे तरुण पुष्पिकलिका की स्थिति होगी। क्या होती है? वो निकटस्थ होता है, दूरस्थ होता है, या अंतरा पश्चिमाभी होता है, या कहीं भी हो सकता है। बताइए 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? थोड़ा सा टफ है, सोच के बताओ। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, वापस से सुन लो कि पुष्प क्रम में जहां, मान लो कोई पुष्प क्रम है जहां पे पुष्प अग्रभिसारी क्रम में यानी कि आगे अग्रभिसारी क्रम में यानी कि आगे के ओर और एक क्रम में और पार्श्व रूप से, है ना? क्या पार्श्व रूप से लगे हैं, तो उसमें जो तरुण पुष्पिकलिका होती है उसकी स्थिति क्या होती है? यानी कि जो तरुण पुष्पिकलिका होगी वो दूरस्थ होगी, या कहीं पे भी हो सकती है, या अंतरापश्चिमाभी होती है, या निकट हो सकती है यानी कि पास में हो सकती है। क्या होगी? पूरा 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूरस्थ होती है। ठीक है, क्या होगी? दूरस्थ यानी कि पुष्प क्रम में जहां पुष्प क्या होगा? अग्राभिसारी क्रम में पार्श्व रूप से लगे होते हैं उसमें सबसे तरुण पुष्पिकलिका की स्थिति होगी। तो वो जो उसमें सबसे तरुण पुष्पिकलिका की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है? दूरस्थ यानी कि दूर होती है। ठीक है, क्या होगी? दूरस्थ यानी कि वो दूर होगा, ना कि पास होगा, या ना अंतरापश्चिमाभी या कहीं भी ये व्यवस्थित हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक, अगला शहतूत में पुष्प क्रम होता है मुंडक, मंजरी, स्थूल मंजरी, सूखी। देखो बेटा, अब जो पुष्प क्रम की स्थिति हम देखते हैं ना, वो भी पुष्प क्रम भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, पुष्प क्रम, क्योंकि पुष्प लगने की जो एक क्षमता होती है, क्रम होता है, वो भी अलग अलग पौधों में अलग अलग व्यवस्थित होता है। जरूरी नहीं होता है कि जो पुष्पों की लगने की जो क्षमता है, जो क्रम है, वो हर एक पौधे में एक जैसा होता है। तो शहतूत का पौधा आप लोग जानते होंगे, तो शहतूत में पुष्प क्रम होता है, कैसा होता है? मुंडक होता है, मंजरी होता है, या स्थूल मंजरी होता है, या सूखी होता है? बताइए। बातें नहीं करनी है भाई, बातें नहीं करनी है, आंसर बताते चलो। ठीक है, 11th का बहुत ही मस्त होता है नीट के लिए। अगर नीट देना है ना, नीट देना है, सीओटी में तो नहीं आता, 12th का सिलेबस आता है सीओटी में, लेकिन नीट देना है, नीट के लिए 11th एकदम बहुत अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि नीट में आपके ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, आपको सब्जेक्ट ही नहीं आएंगे, लिखने के लिए नहीं आते। तो शहतूत में पुष्पक्रम होता है कैसा? मुंडक, मंजरी, स्थूल मंजरी, सूखी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैसे होते हैं? मंजरी होती है। कैसे होंगे? कि शहतूत जो होता है, शहतूत में पुष्पक्रम जो होता है वो कैसा होगा? मंजरी होता है। कैसा होगा? मंजरी, है ना? मुंडक में मत फंस जाओ, बहुत लोगों का मुंडक आ रहा है, तो मुंडक क्या स्थूल मंजरी या सूखी नहीं होता, कैसा होता है? मंजरी होता है। अब कोई बोलेगा मैम मंजरी क्या होता है, तो उसके लिए फिर से वापस से रिवीजन करो, क्योंकि सारी चीजें पढ़ा दी गई है ना? तो वो अब आपको एक एक जो मंजरी क्या है, मुंडक क्या है, स्थूल मंजरी क्या है, तो वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। रीजन क्या है? कि आपने रिवीजन नहीं किया, आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है। ठीक, अगला केले में पाए जाने वाले पुष्पक्रम को कहते हैं। केले में पाए जाने वाले, ठीक है, केले में पाए जाने वाले पुष्पक्रम को कहते हैं मंजरी कहते हैं, स्थूल मंजरी कहते हैं, सूखी कहते हैं, या मुंडक कहते हैं? बताइए। केले में जो पाए जाने वाला, क्योंकि जितने भी आपके पौधे हैं उसमें जो पुष्पक्रम है, ये पुष्पक्रम जो पाया जा रहा है उसका एक अलग अलग व्यवस्थित क्रम होता है। तो केले में पाए जाने वाले पुष्पक्रम को कहते हैं मंजरी कहते हैं, स्थूल मंजरी, सूखी, मुंडक। बताओ क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं, फटाफट बताओ, क्या कहते हैं? केले में पाए जाने वाले पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? मंजरी, स्थूल मंजरी, सूखी मुंडक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, कि जो केला होता है ना, केला में जो पाए जाने वाला पुष्पक्रम का व्यवस्थित क्रम होता है उसको हम कहते हैं स्थूल मंजरी। क्या बोलते हैं? स्थूल मंजरी। और अभी आपने क्या देखा कि जो सहतूत है ना, जो सहतूत का पौधा है उसमें जो पुष्पक्रम है, पुष्पक्रम पुष्पों के लगने का जो क्रम होता है उसको ही हम पुष्पक्रम कहते हैं। तो कोई भी पौधा उसमें पुष्प है, ठीक है, तो इनमें कैसा, सहतूत में पुष्पक्रम कैसा होगा? मंजरी होगा, है ना। और केला में जो पुष्पक्रम होता है वो कैसा होता है? सूखी होता है। अब ऐसा नहीं बोलना केले में पुष्प ही नहीं लगता है ना, केले का पुष्प देखे हो कि नहीं देखे हो, तो उनमें जो व्यवस्थित क्रम होता है वो कैसा होता है? स्थूल मंजरी होता है, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला देखो, हाइपेनथोडियम पुष्पक्रम पाया जाता है। हाइपेनथोडियम पुष्पक्रम पाया जाता है किसमें? तुलसी में, ठीक है, या मक्का में, फाइकस में, या एलियम सीपा में? बताइए। हाइपेनथोडियम, ठीक है, हाइपेनथोडियम जो पुष्पक्रम होता है वो किसमें पाया जाता है? पुष्पक्रम में कंफ्यूज मत होना, पुष्पों के लगने का जो क्रम होता है ना, एक प्लांट के अंदर बहुत सारे पुष्प लगे होते हैं तो पुष्प के लगने का व्यवस्थित जो अलग अलग होता है। तो हाइपेनथोडियम पुष्पक्रम पाया जाता है तुलसी में, मक्का में, फाइकस में, एलियम सेपा में। बताइए किसमें पाया जाता है? किसमें? और एक चीज बेटा आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगी, आप सभी लोग कितने क्वेश्चन सही किए हो, कितने, यानी कि जितने भी आज की क्लास के 21 क्वेश्चन है ना, कितने? 21, यानी 21 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना सही किया है, कितना गलत, ये भी आप बताओगे क्लास खत्म होने के बाद, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे, ठीक है। इसके साथ साथ, कमेंट करने के साथ साथ आपको कौन से ऐसे टॉपिक है जो नहीं समझ में आई है वो भी करो, क्योंकि आप जैसा कमेंट करोगे, जैसा आप बताओगे, तो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग आपकी जो डाउट है, जो आपकी कंफ्यूजन है, वो हम दूर करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कमेंट करके बताने कहाँ नहीं आया, कैसे नहीं आया, कौन सी टॉपिक वापस से चाहिए, या कितने में कितने सही किए, ठीक है। तो ये आपने करने हैं। तो बताइए, हाइपेनथोडियम पुष्पक्रम पाया जाता है तुलसी में, मक्का में, फाइकस में, एलियम सेपा में। किस में पाए जाते हैं बेटा? 21 का जो राइट आंसर होता है वो क्या होगा? बी होगा कि फाइकस में। जो फाइकस होता है ना, जो फाइकस होता है, इनमें जो पुष्पक्रम होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? हाइपेनथोडियम पुष्पक्रम पाया जाता है, ठीक है। कैसा पाया जाता है? हाइपेनथोडियम पुष्पक्रम पाया जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन, बहुसंघी दशा संबंधित है। बहुसंघी दशा जो होती है वो संबंधित है बाह्य दलपुंज से, जयांग से, पुमंग से, या दलपुंज से। ये बच्चा आपको सारे जो दिख रहे बाह्य दलपुंज है ना, दलपुंज, जयांग और पुमंग, ये एक पुष्प के भाग है ना, ये पुष्प के ये चारों जो है ये भाग है, 4 भाग होते हैं, है ना। तो जिसमें से ये दलपुंज और बाह्य दलपुंज ये है ना सिनर्जिड, यानी कि सहायक अंग होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं ये प्राथमिक अंग होते हैं, यानी कि ये जयांग से, ठीक है, जयांग को हम कहते हैं स्त्री केसर, जयांग की इकाई स्त्री केसर, पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है, ठीक है। तो स्त्री केसर 3 भागों से, पुंकेसर 2 भागों से, ये आप पढ़े हो। तो बहुसंघी दशा संबंधित है किससे? बाह्य दलपुंज से है, जयांग से है, पुमंग से, या दलपुंज से? लास्ट है, बिल्कुल सही सही बताओ, एकदम आपको कंफ्यूजन नहीं होने, आपको एकदम सही सही करेक्ट आंसर बताने हैं। बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो ये जो आपके जयांग है ये जयांग होते हैं, ठीक है। अगर आप पुमंग की बात करते हो, ये आपके पुमंग होते हैं, ये मेल है ना, ये फीमेल पार्ट है। इसकी इकाई को इस इकाई को मिस्त्री केसर यानी कि क्या बोलते हैं? पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? इस इकाई को, ये हमारा क्या है? पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर है। और पुंकेसर जो होता है 2 भागे से, ये हमारा एंथर है ना, एंथर है। और इसको बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट। और ये बीच में इसको योजी कहते हैं, यानी कनेक्टिव कहते हैं। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी।
तो बताइए बहुसंगीत दशा संबंधित है किसमें? बहुसंगीत दशा संबंधित होती है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो पुमंग में। पुमंग में यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कि ये जो पुमंग है ये पुमंग पुष्प का नर जननांग है। ठीक है, इसको हम पुष्प का ये नर जननांग है और इसमें बहुसंगीत दशा पाई जाती है। लेकिन स्त्री केसर हो गया, आपका बाह्य दल पुंज हो गया, दल पुंज हो गया, इसमें बहुसंगीत दशा नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? पुमंग। तो जितने भी बेटा आपके 21, 20, 21 जितने भी आपके सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपके सामने, इन सारे क्वेश्चन में आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, ये आपको बताने हैं। इन सारे क्वेश्चन में से कौन सी ऐसी टॉपिक है जो आपको पढ़ा तो दिया गया है, सब है, लेकिन आपको नहीं आ रहा है? कारण क्या है कि आपने रिवीजन नहीं किया। फिर भी आपने रिवीजन नहीं किया है तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ आपको नहीं समझ में आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रॉब्लम हम दूर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो अब ये नहीं कि क्लास खत्म हो के बस ऐसे चुपचाप बैठ जाए, बैठना नहीं है, रिविजन करना है। ओके, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास होगी हमारी ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक आप सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर।